स्वागत है आपका आर्यंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के थर्ड इकाई के फर्स्ट लेसन की, जिसमें हम बात कर रहे थे जातिवाद और सांप्रदायिकता की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? जातिवाद और सांप्रदायिकता की। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद मैंने आपको बताया कि जो हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति के समक्ष जो चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और उन चुनौतियों का अध्ययन कि जब कोई जाति, क्षेत्र या भाषा, जाति, क्षेत्र, भाषा या सांप्रदायिकता अपने राष्ट्र हित से भी ऊपर उठकर अपने क्षेत्र को, अपनी जाति को, अपनी भाषा को ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा महत्व देते हैं, उसे हम जातिवाद, क्षेत्रवाद या भाषावाद कह सकते हैं। ठीक है ना? सीधे से शब्दों में कहे, जातिवाद का जो अध्ययन था कास्टिज्म का, वो स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा जो अध्ययन होगा वो होगा सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म। किसका अध्ययन होगा? सांप्रदायिकता। देखिए बेटा, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का सीधा सा अगर हम अर्थ समझें तो सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है? एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई भी समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित हो जाता है और धार्मिक आधार पर झगड़े उत्पन्न होना, या धार्मिक दृष्टि से कई लोग क्या करवाते हैं? झगड़े उत्पन्न करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसका वहाँ बाहुल्य है, उसके धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। धर्म से मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी लोग वहाँ रहते हैं। और वहाँ लोगों में क्या करते हैं बेटा? आपसी वैमनस्य उत्पन्न कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आपसी वैमनस्य उत्पन्न कर देते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स होगा सांप्रदायिकता का अध्ययन। किसका अध्ययन होगा? सांप्रदायिकता का। एक दो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आप ध्यान से सुनना और नोट करना। मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा कि इसका अर्थ या परिभाषा क्या होगा। किसका? सांप्रदायिकता का, जिसको इंग्लिश में कम्युनलिज्म कहा जाता है। देखिए, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं, ध्यान से सुनना, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषा, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह। कोई भी जगह पे धार्मिक कार्य मान लो, सांस्कृतिक या भाषा के आधार पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह अपने को अलग वर्ग मानकर, अपने को अलग वर्ग मानकर अपने वर्गीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देना। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह अपने वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग मानकर और राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता देना क्या कहलाता है बेटा? सांप्रदायिकता कहलाता है। आप इस अर्थ को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए कि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह अपने को अलग वर्ग मानकर, अपने को अलग वर्ग मानकर, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अपने को अलग वर्ग मानकर अपने वर्गीय हितों को, अपने वर्गीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है।
ये बेटा डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि धार्मिक सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह है, ध्यान देना, धार्मिक सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह अपने को अलग वर्ग मानकर, ठीक है ना, अपने वर्गीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ये आप नोट करेंगे कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। पहला अर्थ हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, ठीक है ना, जिसमें कोई धर्म का लोग, किसी संप्रदाय का लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म या संप्रदाय से अलग मानता हो, देश इससे भी ऊपर मानता हो, सांप्रदायिकता भड़क जाती है। देखिए जैसे हम बात करें कि सबसे पहले भारत में जो सांप्रदायिकता भड़काने का जो कार्य किया था अंग्रेजों ने किया था, सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिमों के बीच उन्होंने क्या कर दिया? आपसी वैमनस्य उत्पन्न कर दिया, फूट डाल दी, और उसी आधार पर अंग्रेजों ने यहाँ भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अब देखिए सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण सोच से है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण सोच या मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर, सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण का मतलब छोटी सोच, मनोवृत्ति, सोच कह सकते हैं हम, या छोटी सोच कह सकते हैं इस चीज़ को, कि सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और समुदाय के नाम पर, मनोवृत्ति से है जो धर्म और समुदाय के नाम पर, जो धर्म और समुदाय के नाम पर, किसके नाम पर बेटा? धर्म और समुदाय के नाम पर। ध्यान देना, पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। अर्थात इसमें भी क्या करते हैं? व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति अपने ही व्यापक हितों को क्या करता है? संरक्षण देता है, महत्व देता है। अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान देना सांप्रदायिकता कहलाता है। सीधे से अर्थों में और बात करें कि अपने धार्मिक हितों के लिए, मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे धार्मिक हितों के लिए मैं दूसरे के धार्मिक हितों को क्या पहुँचा रहा हूँ? ठेस पहुँचा रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा? ये सांप्रदायिकता कहलाएगा। ये सांप्रदायिकता की कुछ मेन डेफिनेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होगा, कि अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान देना, अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान देना, अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित, देश का हित, राष्ट्रीय हित का बलिदान देना क्या कहलाता है? बलिदान देना सांप्रदायिकता कहलाता है। ध्यान रह जाएगा कि अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान देना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सांप्रदायिकता कहलाता है। नोट कीजिए आप ये लोग जल्दी से, कि सीधे से अर्थों में कहें कि अपने धार्मिक हित का बलिदान देना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ध्यान रह जाएगा बेटा। अब ये क्या कहता है कि सांप्रदायिकता वह राजनीति है, देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग और ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। इसमें सांप्रदायिकता के बारे में बताया गया है जो कि जातिवाद और सांप्रदायिकता के महत्व को यहाँ दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि सांप्रदायिकता क्या कह रहा है, साफ कर देते हैं इसे। सांप्रदायिकता, देखिए बेटा, सांप्रदायिकता वह राजनीति है
ध्यान देना, सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच, सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। भाई सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक राजनीति करने का माध्यम है। सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो धार्मिक समुदायों के बीच, दो समुदायों के बीच, धर्म के समुदायों के बीच, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए नेक्स्ट आगे वीडियो में कि सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है और एक समुदाय को अन्य समुदायों से लड़ने के लिए क्या करती है? स्टूडेंट्स, प्रेरित करती है। ये क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। दोबारा से आप लोग सुन लीजिएगा, इस अर्थ को नोट कर लीजिएगा कि सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है और एक समुदाय को अन्य समुदाय से लड़ने के लिए क्या करती है बेटा? प्रेरित करती है। ये तो सांप्रदायिकता का अर्थ हो जाएगा हमारा। अब आते हैं सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य कि सांप्रदायिक संगठनों के क्या क्या उद्देश्य हैं। आपके हम यहाँ जो बेटा चल रहे हैं, सब सारी जो वीडियो है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। आगे देखिएगा, सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य। कि सांप्रदायिक संगठन का उद्देश्य कौन कौन से हैं? सांप्रदायिक संगठन, कुछ उद्देश्य हैं सांप्रदायिक संगठनों के। उन सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्यों को हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हैं सांप्रदायिक संगठनों के। देखिए, शासकों के ऊपर, शासक कह सकते हो या राजा कह सकते हो आप, ठीक है ना। सांप्रदायिक संगठन को जो उद्देश्य होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए, उद्देश्य में कुछ उद्देश्य है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल है, एक एक चीज़ हम यहाँ लिख नहीं सकते। देखिए, सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर, शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए, किसके लिए बेटा? अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, ये सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य है कि शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना पहला उद्देश्य हो जाए। दूसरा उद्देश्य अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है कि अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के भी ऊपर रखना। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब क्या है कि अपने संप्रदाय के हितों को या अपनी जाति के हितों को या अपने धर्म के हितों को देश, राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के भी ऊपर रखना, ठीक है। समाज में फूट पैदा करना सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। समाज में फूट पैदा करना, ये मुख्य उद्देश्य किसका हो जाएगा कि सांप्रदायिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में फूट पैदा करना। फूट की अगर हम बात करें तो यहाँ फूट अंग्रेजों ने भारतीयों में डाली थी, मुस्लिमों में डाली थी, भारत के लोगों में, ठीक है ना। बंटवारा हुआ था सांप्रदायिकता का आधार पर, विभाजन हुआ था भारत में। देखिए, अपने संप्रदाय के हितों को, दूसरा अपने धर्म या संप्रदाय के हितों को, अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से ऊपर रखना, ये भी सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य है। समझ में आ जाएगा सांप्रदायिक संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं कि समाज में फूट पैदा करना, अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से ऊपर रखना, शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक स्थिरता हासिल करना, ये सभी बेटा सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्यों में आ जाएंगे।
सांप्रदायिक संगठन का उद्देश्य, नोट कीजिएगा आप लोग। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आएगा बेटा भारत में सांप्रदायिकता का उदय। क्या आएगा? भारत में सांप्रदायिकता का उदय। ये उद्देश्य हो गए। अब देखिए सांप्रदायिकता का उदय। तो सांप्रदायिकता के उदय की हम कहाँ बात करेंगे? भारत में। कहाँ बात करेंगे? भारत में। तो देखिए भारत में सांप्रदायिकता का उदय। भारत में सांप्रदायिकता का उदय। देखिए स्टूडेंट्स, तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय कब हो गया? भारत में ऐसे झगड़े कब हो गए जो धर्म के आधार पर हुए हैं? क्योंकि भारत तो बहुधार्मिक देश है, बहुत से धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हैं, व्यवहार कुशल रहते हैं, ठीक है ना। फिर भी पहले की हम बात करें, आज़ादी से पहले की, तो स्टूडेंट्स जो अंग्रेज थे, समझ लो, अर्थात भारत क्या था? अंग्रेज़ों के अधीन रहकर कार्य करता था। भारत जो देश था अंग्रेज़ों का गुलाम था। ब्रिटिश भारत जिसे हम कहते थे, ब्रिटिश शासन। तो देखिए भारत में सांप्रदायिकता का उदय कि ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति से भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ है। तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय कब से हुआ है? ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति से। फूट डालो और राज करो, ये सेंटेंस ध्यान रखना। किसने डाली थी? ब्रिटिश शासन ने। कहाँ पर? भारत में। कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति से हुआ। कब हुआ था बेटा? ब्रिटिश शासन की। सीधी सी बात है कि जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, ठीक है ना। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति से हुआ, ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे तथा वे कौन? अंग्रेज। उन्होंने तो क्या किया? फूट डाल दी। तो हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे और अपना शासन आराम से चलाते रहे। ये अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। कि अंग्रेज क्या करते रहे भैया? फूट डाले और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और अपना शासन आराम से चलाए। कौन? अंग्रेज। कि अंग्रेज अपना शासन क्या करे बेटा? आराम से चलाए। 1857 की क्रांति की बात करें, ध्यान देना, कब की बात करें? 1857 क्रांति। ये सब सांप्रदायिकता के उदय के चरण हैं। पहला ब्रिटिश शासन। अब देखिए बेटा, जो दूसरा जो चरण आएगा वो ये आएगा कि 1857 की क्रांति के बाद। कब की क्रांति के बाद? 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में हिंदू और मुस्लिमों के मध्य दरार पैदा करने का भरसक प्रयास किया और उसमें वो क्या रहे? सफल भी रहे। कि 1857 की क्रांति के बाद, जब 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एक हो गए, उन्होंने कारतूसों का उपयोग करना बंद कर दिया जिन पर गाय और सुअर की चर्बियाँ लगी हुई थी। तो हिंदू धर्म में गाय को और मुस्लिम धर्म में सुअर को, ठीक है ना, गाय को पवित्र माना जाता है, सुअर को हराम माना जाता है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये दोनों धर्म एक हो जाएंगे तो फिर हमारा यहाँ शासन करना दुश्वार हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के बाद ही ब्रिटिश शासन ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? भारत में हिंदू और मुस्लिमों के मध्य क्या करना स्टार्ट कर दिया? दरार पैदा करना स्टार्ट कर दिया और एक भरसक प्रयास किया और कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे होने चाहिए और वो लोग सफल रहे। कौन? ब्रिटिश लोग, ठीक है। फिर उसके बाद 1885 में, ये 1857 क्रांति में सफल रहे। फिर उसके बाद 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो 1885 में स्थापित कांग्रेस ने इन दावों को ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस के 1885 में स्थापित कांग्रेस ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो
मुस्लिम, फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस के इन दावों को नकार दिया कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। इन दावों को नकारा और कहा कि वह मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही है। कौन? कांग्रेस सरकार। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1885 में कि कांग्रेस के जो दावे थे उनको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नकार दिया। कहा कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते। यहाँ पर भी सांप्रदायिकता का उदय हुआ है 1885 में। फिर लॉर्ड कर्जन की सांप्रदायिक नीति के आधार पर, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में किसका विभाजन? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन किस आधार पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन की सांप्रदायिक नीति के आधार पर हुआ था। नोट्स में बेटा आपको सब लिखा हुआ मिलेगा कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर, अर्थात हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग हो जाए, और 1905 में किसका विभाजन कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम बहुलता के कारण। फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ऑटोमेटिकली सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिमों ने क्या कर लिया, अपना एक अलग से एक कमेटी की स्थापना कर ली। सीधी सी बात है, जब मुस्लिम अलग हो जाएंगे तो सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे ही। उसके बाद क्या होता है कि 1915 में गठित हिंदू महासभा ने हिंदू मुस्लिम दूरी को और अधिक बढ़ा दिया। जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, वैसे ही 1915 में एक हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी बेटा? हिंदू महासभा की। और इसने क्या किया, हिंदू महासभा ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच और भी अधिक खाई उत्पन्न कर दी। क्या किया? खाई उत्पन्न कर दी। और 1940 में, कब की बात करें? 1940 की। देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो 1940 में मुस्लिमों के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, क्या नाम था बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान देना आप लोग, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दी। किसकी मांग कर दी? द्विराष्ट्र, कि एक भारत के दो हिस्से हो जाए। क्या हो जाए? दो हिस्से, एक भारत बन जाए और दूसरा पाकिस्तान बन जाए। तो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या किया बेटा? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अंत में 1947 में, और लास्ट टाइम पे 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। अंग्रेज सफल हो गए भारत का विभाजन करवाने में। ठीक है ना, ये ध्यान से देख लेना, दोबारा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या है वो ब्रिटिश शासन की समकालीन है। कि भारत में जो सांप्रदायिकता का उदय हुआ था वो किसकी देन है? ये मान लीजिए आप, ब्रिटिश शासन की देन है। किसकी देन है बेटा? ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिशों ने क्या किया था? ब्रिटिशों ने यह किया था कि सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति अपना दी। कौन सी नीति अपना दी? फूट डालो और राज करो की नीति को अपना दिया। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति में जब हिंदू मुस्लिमों ने मना कर दिया तो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का कार्य कर दिया, उनको बहका दिया। सीधी सी बात कही तुम। 1885 में कांग्रेस मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अपने कुल मुस्लिम सदस्यों को अपने साथ भी रखा था। अंग्रेजों ने इसको भी नकार दिया कि कांग्रेस छल कर रही है। किसके साथ? मुस्लिमों के साथ। परंतु ऐसा नहीं था। ये सब किसकी चाल थी? अंग्रेजों की चाल थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया कि हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। दरार और ज़्यादा गहरा हो गया। 1915 में हिंदू महासभा ने दोनों के बीच आपसी वैमनस्य उत्पन्न कर दिया। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। ध्यान रखना, ये जो कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं इनमें से सीधे सीधे से क्वेश्चन है। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। उसके बाद सांप्रदायिकता के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो गया और भारत दो हिस्सों में बट गया, एक भारत और दूसरा
पाकिस्तान। क्लियर? आगे चले, देखिए अब आएंगे सांप्रदायिक समस्या के कारण क्या क्या है, क्यों पनप रहा है सांप्रदायिकता। देखिए बेटा, सांप्रदायिकता ये सब व्यक्ति के अंतर्मन की सोच है कि सांप्रदायिकता क्यों उत्पन्न हो रहा है, और यह अंतर्मन स्वयं व्यक्ति के जो अंदर बुरी सोच है उसको मिटाने से खत्म होगा। सांप्रदायिकता को नाम दे दिया, बड़े बड़े लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट के नाम पे हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाते हैं, उनके बीच एक खाई उत्पन्न कर देते हैं। अब है सांप्रदायिक समस्या के कारण, कि सांप्रदायिक समस्या के क्या क्या कारण हैं। देखिए बेटा, सांप्रदायिक समस्या के क्या क्या कारण हैं। सांप्रदायिक समस्या के जो कारण हैं, तो सांप्रदायिक समस्या में बताया था 1905 बंगाल का विभाजन कटु स्मृतियाँ, बंटवारा हो रहा है, ये सब क्या है, सांप्रदायिक समस्या के कारण है। कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने इस समस्या को बनाए रखा। कौन सी समस्या को? सांप्रदायिक समस्या को बनाए रखा। कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने इस समस्या को बनाए रखा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सांप्रदायिक समस्या भारतीय राजनीति की एक समस्या बनी हुई है। अब भारतीय राजनीति की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके क्या क्या कारण हैं। पहला है विभाजन की कटु स्मृतियां। विभाजन, तो विभाजन किसका हो गया? भारत का, हिंदुस्तान का। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान। ठीक है ना। दूसरा, ध्यान से इनकी डिटेल देखेंगे, नोट्स में उपलब्ध भी हैं और भी समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। विभाजन की कटु स्मृतियाँ अभी बता दूंगा मैं आपको किताब के माध्यम से। दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा, ध्यान देना बेटा, निहित स्वार्थों के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए, ध्यान रखना, पृथक्करण की भावना पनपाना, पृथक्करण की भावना पनपाना। आगे देखिए, मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन, ये भी बेटा एक समस्या का कारण है, सांप्रदायिक समस्या का। कौन सा? मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन। मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। आज है क्या ऐसा? आज ऐसा नहीं है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कि मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। पाकिस्तानी दुष्प्रचार और षड्यंत्र, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो दुष्प्रचार कर रहे थे और भारतीय लोगों में षड्यंत्र की भावना उत्पन्न कर रहे थे, और वो लोग क्या हुए? सफल हुए। एक संपूर्ण भूभाग को विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। नेक्स्ट आएगा सरकार की उदासीनता। क्या आएगा बेटा? सरकार की उदासीनता। दलीय गुटबंदी एवं चुनाव राजनीति, ये भी आ जाएगा। दलीय गुटबंदी एवं चुनाव राजनीति, ठीक है। और भी कुछ है बेटा, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की नीति, विदेशी धन, वोट बैंक की राजनीति। 7वां, वोट बैंक की राजनीति। तुष्टीकरण की नीति, ध्यान देना आप लोग। विदेशी धन, ये कुछ सांप्रदायिक समस्या के कुछ कारण है बेटा। कि सांप्रदायिक समस्या के क्या क्या कारण है। पहला है विभाजन की कटु स्मृतियाँ। ध्यान देना, पहला क्या होगा? विभाजन की कटु स्मृतियाँ। देखिए स्टूडेंट्स,
कि हमने कहा था कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में ये सांप्रदायिक समस्या को क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया, और इसके बाद भी ये सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न रही। ठीक है ना, इसके बाद भी क्या रही है, सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न रही। पहला है हमारा टॉपिक विभाजन की कटु स्मृति। क्या आएगा, विभाजन की कटु स्मृति। देखिए, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई ने सांप्रदायिक वैमनस्य को चरम पर पहुंचा दिया। स्वतंत्रता के साथ ही, किसके साथ, स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हो गया बेटा, देश का विभाजन हो गया। स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन हो गया। आगे देखिए आप लोग, दूसरा, राजनीतिक दलों को निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। कि स्वतंत्रता प्राप्ति व विभाजन के पूर्व व पश्चात भारत में कई राजनीतिक दलों व संगठनों का गठन किसके आधार पर हुआ था, धार्मिक आधार पर हुआ था। ये कुछ कारण हैं जो आपके नोट्स में आपको उपलब्ध मिलेंगे, और पहले वीडियो में इनको आपको सबको समझा ही चुका हूँ। ठीक है बेटा, इनको हम लोग अच्छे से समझ सकें। सांप्रदायिक समस्या के जो कारण हैं उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब सांप्रदायिक समस्या के बाद जो आते हैं दुष्परिणाम आते हैं सांप्रदायिकता के। किसके दुष्परिणाम आते हैं, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। साफ कर देता हूँ मैं इनको। अब है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। देखिए, सबसे पहले सांप्रदायिकता से क्या उत्पन्न होता है, आपसी द्वेष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, आपसी द्वेष होता है। कि सांप्रदायिकता के जो दुष्परिणाम है उनसे क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपसी द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें समाज में क्या पड़ जाएगी, आपसी द्वेष से फूट पड़ जाएगी और आपसी द्वेष का अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। तो दुष्परिणाम पॉइंट्स के माध्यम से समझे, आपसी द्वेष, फूट पड़ना एक दूसरे के बीच। सांप्रदायिकता होगी, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो आपसी द्वेष हो जाएगा, रोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा बेटा, आर्थिक हानि होगी। क्या होगी, आर्थिक हानि। लोग लड़ेंगे धर्म के नाम पर तो हानि होगी कि नहीं होगी, हानि होगी, प्राण हानि। सीधी सी बात है, लड़ेंगे तो किसी ना किसी की तो जान जाएगी। दो लड़ेंगे तो एक व्यक्ति तो क्या होगा, मरेगा ही, तो प्राण हानि होगी। राजनीतिक अस्थिरता, इसके बाद क्या आता है, राजनीतिक अस्थिरता आता है। राजनीतिक अस्थिरता में बेटा क्या होता है, देखिए आप लोग, राजनीतिक जो अस्थिरता होती है इसमें राजनीति स्थिर नहीं होती। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता। उसके बाद राष्ट्रीय एकता में बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। राष्ट्रीय एकता में बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, राष्ट्रीय एकता में बाधा हो जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा। औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में क्या हो जाएगा बेटा, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा। देखिए, ये सांप्रदायिकता के कुछ दुष्परिणाम है। पहला है आपसी द्वेष। क्या है बेटा, आपसी द्वेष। तो इसमें आपसी द्वेष में सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ गई, आपसी द्वेष एवं अविश्वास पैदा हो गया। आर्थिक हानि, कि सांप्रदायिक दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश होता है तो आर्थिक हानि उत्पन्न हो जाती है। प्राण हानि, कि सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग क्या हो जाते हैं बेटा, मारे जाते हैं तथा हजारों घर उजाड़ दिए जाते हैं। झारखंड, कश्मीर, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, मुंबई आदि इसके उदाहरण हैं जहां हजारों लोग मरे हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधा, ठीक है बेटा, राष्ट्रीय एकता में बाधा। कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारे की भावना को क्या करती है, नष्ट करती है। समाज में फूट पैदा करने का कार्य भी यह करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, कि भारत एक बहुसंप्रदायी देश है,
इसमें अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है। ये सब सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हैं। फिर सांप्रदायिकता को दूर कैसे किया जाए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सांप्रदायिकता को हम दूर कैसे करें। तो देखिए बेटा, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए देश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को या संपूर्ण मानव जाति को आगे आना होगा। देखिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। देखिए बेटा, सांप्रदायिकता देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण, ध्यान देना, सांप्रदायिकता देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक गंभीर अभिशाप है। क्या सांप्रदायिकता? कि सांप्रदायिकता देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अभिशाप है और देश को उससे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। सांप्रदायिकता से देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, जैसे कि हमने दुष्परिणाम में देखे थे। और देश की एकता व अखंडता पर भी क्या है बेटा, खतरा मंडरा रहा है। किस पर? देश की एकता व अखंडता पर भी खतरा मंडरा है। विकास में बाधक है, इसलिए सांप्रदायिकता को दूर किया जाना चाहिए। इसके सुझाव कुछ निम्न हैं। सांप्रदायिकता की हम बात करें तो सांप्रदायिकता देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक गंभीर अभिशाप है। देश को इससे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। देश की एकता व अखंडता पर खतरा है, विकास में बाधक है, इसलिए सांप्रदायिकता को दूर किया जाना चाहिए। इसके कुछ निम्न सुझाव हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, कि पहला क्या क्या सुझाव है इनके? उपाय है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए देश ही कोई नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है। अब इनके क्या क्या सुझाव है बेटा? देखिए, सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। इसको दूर करने के उपाय सीधे से हैं कि सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। शाश्वत नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जाए। कि शाश्वत नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के लिए क्या की जाए बेटा, शिक्षा क्या की जाए, अनिवार्य की जाए। धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग को विशेष सुविधा न दी जाए। सांप्रदायिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी अगर धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय को विशेष सुविधा न दी जाए। तो अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। क्या किया जाए बेटा? अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। फिर आगे क्या किया जाए कि शिक्षा का व्यापक प्रसार हो। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ये बेटा सब आपको नोट्स में उपलब्ध मिल जाएंगे कि क्या क्या इसको दूर करने के उपाय है। फिर आती है जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आएगा आपके, वो बेटा आएगा सच्चर प्रतिवेदन। ठीक है ना? दूर करने के सुझाव बता ही दिए हैं आपको कि प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो बेटा लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है सच्चर कमेटी प्रतिवेदन। देखिए 5 मिनट का टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। सच्चर कमेटी प्रतिवेदन, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, लगभग आता है। सांप्रदायिकता, सच्चर कमेटी प्रतिवेदन। क्या पढ़ रहे हैं हम? सच्चर कमेटी प्रतिवेदन, सांप्रदायिकता वाले चैप्टर में। अब इसमें भी सांप्रदायिकता के ही लक्ष्य दर्शाए गए हैं। ठीक है ना? हिंदू मुस्लिम हो गए। अब देखिए सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 सच्चर कमेटी प्रतिवेदन क्या है बेटा? 2006। देखिए कमेटी का गठन, कौन सी कमेटी का? सच्चर कमेटी का गठन 9 मार्च 2005 को हुआ था। तो सीधा लिखिए आप, गठन किसका? गठन कमेटी का। कौन सी कमेटी का? सच्चर कमेटी का, 9 मार्च 2005।
कमेटी का गठन कब हुआ था? 9 मार्च 2005। कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि सच्चर कमेटी का अध्यक्ष कौन है। तो सच्चर कमेटी का अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सच्चर, जो कि एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड क्या है बेटा? जज है, न्यायाधीश है। सेवानिवृत्त जज है, रिटायर्ड न्यायाधीश है। ठीक है ना। सच्चर कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र सिंह सच्चर। फिर पूछता है कि इसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य बेटा इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो ओनली ऑन 7 है। कितनी है? 7। इसमें पूछता है कि रिपोर्ट के पृष्ठों की संख्या कितनी है? जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो बेटा इसके पृष्ठों की जो संख्या होगी वो 406 होगी। जिस तरह से भारतीय संविधान में अनुच्छेद है उसी तरह सच्चर कमेटी प्रतिवेदन में भी पृष्ठों की संख्या है। इस रिपोर्ट को सच्चर कमेटी को लोकसभा में कब पेश किया गया था? सच्चर कमेटी को लोकसभा में कब पेश किया गया था? लोकसभा में पेश, तो लोकसभा में जो पेश किया गया था वो नवंबर 2006 में किया गया था बेटा, 30 नवंबर 2006। इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। दोबारा से देख लेना गठन कब हुआ था? 9 मार्च 2005 को। कब हुआ था? 9 मार्च। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सच्चर, सदस्य 7 है, पृष्ठों की संख्या 406। लोकसभा में पेश कब किया गया था? 30 नवंबर 2006 को। कि इसका उद्देश्य क्या था कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने 5% आरक्षण देने का फैसला कर लिया था। किनको? मुस्लिम समुदाय को। ठीक है, अल्पसंख्यकों को। किसको बेटा? अल्पसंख्यकों को। अब देखिए आगे कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु है और इसका विषय क्या है। इसका विषय है, इसका जो विषय होगा कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना व उसमें सुधार हेतु सुझाव देना, ये इसका विषय होगा। ध्यान से सुन लेना विषय क्या होगा, नोट नहीं कर रहा हूं मैं। कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना एवं उसमें सुधार हेतु कुछ सुझाव देना, ये इसका विषय होगा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या थे बेटा? रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु थे वो थे सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी काफ़ी कम, कि मुस्लिमों को भागीदारी मिलनी चाहिए सरकारी नौकरियों में हिंदुओं के साथ साथ। सच्चर कमेटी के प्रतिवेदन में कहा गया। शिक्षा का न्यून स्तर है मुस्लिमों का। मुस्लिम समुदाय की स्थिति SC ST के समान बनानी है, SC ST के बदतर बनानी है। ठीक है ना। इसका जो विषय है बेटा कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि को मजबूत करना। कि शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास एवं ऋण सुविधाओं का बढ़ावा देना। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल एवं ऋण सुविधाओं का बढ़ावा देना। सांप्रदायिक घटना की बात करें तो सांप्रदायिकता जो घटना हुई थी गुजरात के गोधरा में हुई थी 2002 में। हिंदू मुस्लिमों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था। ठीक, उस समय भारत देश के जो नेता हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो वहाँ उस समय मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक घटना हुई थी 2002 फरवरी में। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम में झगड़े हुए थे। उसके बाद भारत विभाजन का प्रमुख कारण भी क्या है बेटा? सांप्रदायिकता है। भारत विभाजन का प्रमुख कारण क्या होगा? सांप्रदाय। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर था इकाई 3 का, देखिए आपके मैं बार बार बता चुका हूँ कि 2 पार्ट है। इन 2 पार्ट में आप पॉलिटिकल में 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इनमें कुछ इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों के माध्यम से चल रहे हैं। अगर चैप्टर की बात करें तो ये 8वां चैप्टर है, सेकंड खंड का, खंड बे का 8वां चैप्टर, या तीसरी इकाई का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आज 2 पार्टों में ये चैप्टर पूरा हुआ है। अधिकतर हमारे जो चैप्टर हैं 2 पार्टों में कंप्लीट हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है। नोट्स आपके पास उपलब्ध है। फिर भी बेटा कोई समस्या हो तो आप संपर्क करें। ठीक है ना। धन्यवाद।